चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा आरोपित बल तथा रिवेट मान, हेलो लिखिए, आरोपित बल तथा रिवेट मान का अनुपात कहलाता है ना। आरोपित बल तथा रिवेट मान का अनुपात कहलाता है। ए हो जाएगा जोड़ की दक्षता, बी हो जाएगा आपका रिवेट मान, सी हो जाएगा आपका जोड़ का सामर्थ्य, और डी क्या हो जाएगा रिवेटों की संख्या। हाँ, क्या हो जाएगा आपका रिवेटों की संख्या, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अब समझ लीजिए, अब जोड़ की दक्षता क्या होती है पहले समझ लीजिए, जब कहेंगे ना नोट करने के लिए तो नोट करिएगा। अब समझिएगा जोड़ का दक्षता क्या होता है। दक्षता होता है आपका, दक्षता को किस में डिनोट करते हैं, परसेंटेज में, है ना। दक्षता क्या होता है समझिए सब लोग, क्या होगा आपका जोड़ का सामर्थ्य अपान ठोस प्लेट का सामर्थ्य हो जाएगा ना। अब देखिए पूछ सकता है, दक्षता भी पूछ सकता है, और ये भी पूछेगा कि जोड़ का सामर्थ्य क्या होता है। तो जोड़ का सामर्थ्य क्या होता है, पीएस पीबी और पीटी में से जो कम हो, है ना, जो कम होगा। ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है भाई, एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो के तनन सामर्थ्य को क्या कहते हैं, ठोस प्लेट का सामर्थ्य। एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो के तनन सामर्थ्य को क्या कहते हैं, ठोस प्लेट का सामर्थ्य। अब पूछ देगा पीएस क्या होता है भाई, कर्तन सामर्थ्य होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, π/4 फाई का, हाँ डी का या फिर फाई का स्क्वायर गुणा क्या होगा आपका एफएस। यदि रिवेट पंक्तियों की संख्या 2 हो तो 2 से गुणा, हाँ 3 हो तो 3 से गुणा, 4 हो तो 4 से गुणा। लेकिन यदि इसी के साथ साथ डबल कवर हो तो 2 से गुणा और करना पड़ेगा, है ना। जैसे समझिएगा यदि मान लीजिए लैप जोड़ा गया, लैप ज्वाइंट दिख रहा है, देखिए तो लैप ज्वाइंट दिख रहा है ना। अच्छा इधर समझिए, अब समझिएगा यदि लैप ज्वाइंट आ गया, कौन सा ज्वाइंट आ गया आपका, लैप ज्वाइंट, तो पीएस क्या होता है π/4 डी का स्क्वायर इंटू एफएस, है ना। और बट ज्वाइंट में क्या होगा, आपका पीएस π/4 डी स्क्वायर इंटू एफएस। लेकिन बट ज्वाइंट में यदि डबल कवर आ जाए, क्या आ जाए, डबल कवर, बट ज्वाइंट में कवर लगता है, सिर्फ डबल कवर आ जाएगा तो क्या लगा देंगे हम यहाँ 2 से गुणा, समझ रहे हैं, 2 से गुणा। अब समझिएगा यदि रिवेट पंक्तियों की संख्या 1 है, रिवेट पंक्ति की संख्या कितनी है, 1, तो फार्मूला क्या होगा, सेम यही हो जाएगा। रिवेट पंक्ति की संख्या 1 हो तो यही हो जाएगा। यदि रिवेट पंक्तियों की संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा, π/4 डी का स्क्वायर इंटू एफएस गुणे 2। इसमें क्या होगा π/4 डी स्क्वायर इंटू एफएस गुणे 2, तो डबल कवर के लिए 2 है, लेकिन रिवेट पंक्तियों की संख्या 2 के लिए 2 से क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, ठीक है। यदि सिर्फ क्या रहेगा, सिंगल कवर, यदि सिंगल कवर रहेगा बट ज्वाइंट में तो ये 2 से गुणा नहीं करेंगे, तब सेम फार्मूला बन जाएगा लैप ज्वाइंट वाला, ठीक है। और पीटी क्या होता है, तनन सामर्थ्य होता है। पीटी इक्वल टू होगा आपका P - D इंटू टी इंटू एफ टी, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका तनन सामर्थ्य, और होता है एक धारण सामर्थ्य पीबी, है ना। पीबी क्या होता है, धारण सामर्थ्य, यानी पीबी होगा आपका डी टी और एफ बी, या फिर 2T1 डी और एफ बी, यानी टी और 2T1 में से जो कम रहेगा उसी को हम लेंगे, है ना। अब टी क्या है समझिएगा, टी इस तरह है ना, ये मेन प्लेट की मोटाई है। टी क्या हो जाएगा, मेन प्लेट की मोटाई। T1 क्या हो जाएगा आपका, कवर प्लेट की मोटाई। दोनों कवर प्लेट को जोड़ेंगे और मेन प्लेट में कंपेयर करेंगे, जो कम रहेगा उसी को रख के हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यदि रिवेटों की संख्या, रिवेट पंक्तियों की संख्या 2 हो जाएगा तो क्या कर देंगे हम, 2 से गुणा करेंगे। रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 हो जाएगा तो 3 से गुणा करेंगे। लेकिन कवर से हमको इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। कवर से किस में लेना देना होता है, सिर्फ आपका शियर स्ट्रेंथ में, किसमें, कर्तन सामर्थ्य में। ये समझ आया। अब समझिएगा जोड़ की दक्षता हो गया। रिवेट मान क्या होता है, पीएस और पीबी में से जो कम हो।
क्योंकि रिवेट तो कभी रिवेट को खींच के ना तनन में कभी फेल नहीं होता, रिवेट को खींच के नहीं फेल कर सकते, या तो वो कटेगा या फिर बेंड वगैरह हो जाएगा, ठीक है, रप्चर हो जाएगा। तो पीएस में फेल होगा रिवेट, और किस में फेल होगा, पीबी में। यानी वह बॉल जिससे अधिक बल आने पर रिवेट पीएस या पीबी में से फेल हो जाता है उसे कहते हैं हम लोग रिवेट मान। यानी पीएस और पीबी में से जो कम होगा उसे कहते हैं रिवेट मान, ठीक है। जोड़ का सामर्थ्य क्या होता है, पीएस पीबी पीटी में से जो कम हो, क्योंकि जोड़ किस में फेल होगा, जोड़ पीबी में फेल हो सकता है, जोड़ पीटी में से फेल हो सकता है, और जोड़ पीएस में फेल हो सकता है। इन तीनों में से जो कम रहेगा उसे कहेंगे हम जोड़ का सामर्थ्य। नहीं समझ रहे हैं, जैसे समझिएगा, मेरे पास कोई भी एक जोड़ आ गया, मेरे पास कोई भी क्या हो गया, एक ज्वाइंट आ गया, ठीक है। मेरे पास कोई भी जब ज्वाइंट आ गया तो हम इसका पीएस पीबी निकालेंगे ना, कोई भी ज्वाइंट, एक हो गया आपका ज्वाइंट, इसका पीएस निकालेंगे, पीएस निकल गया 20 किलो न्यूटन, पीबी निकल गया 10 किलो न्यूटन, पीटी निकल गया आपका 25 किलो न्यूटन। अब तो इसकी सामर्थ्य कितनी है, इस जोड़ की सामर्थ्य कितनी है, 10 है, क्योंकि जैसे 10 से 11 जाएंगे ना वो पीबी में फेल हो जाएगा, है कि नहीं। जब एक में फेल हो गया तो उसको फेल ही माना जाएगा। तो तीनों में से जो कम रहेगा उसे कहेंगे हम जोड़ का सामर्थ्य, उसे क्या कहेंगे, जोड़ का सामर्थ्य। अब समझिए, मान लीजिए एक प्लेट है जिसमें रिवेट लगा हुआ है, तो क्या रिवेट को खींच के तोड़ेंगे, नहीं ना। तो तनन में रिवेट को नहीं लेते हैं, जब तनन को मिटा देंगे इन दोनों में सिर्फ देखेंगे, इन दोनों में जो कम रहेगा उसे कहेंगे रिवेट मान, और रिवेट का फेल्यूर है ना। तो इसे क्या कहेंगे, आरोपित बल तथा रिवेट मान का अनुपात क्या होता है, नंबर ऑफ रिवेट। लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ रिवेट एफ अपान होता है आर, ठीक है। तो नोट करिए। चलिए तो बताइए, हेलो क्वेश्चन बताइए, हम पूछ रहे हैं पीएस पीबी और पीटी में से जो कम होता है उसे क्या कहते हैं, पीएस पीटी और पीबी में से जो कम होता है उसे क्या कहते हैं, क्या होता है आपका जोड़ का सामर्थ्य। और पीबी पीएस में से जो कम होता है उसे क्या कहते हैं, रिवेट मान, है ना, उसे क्या कहेंगे, रिवेट मान। और क्या होता है, ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है, एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो। ठोस प्लेट है ना, तो रिवेट तो होल तो बना नहीं रहेगा, तो एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो उसकी तनन सामर्थ्य को क्या कहते हैं, ठोस प्लेट का सामर्थ्य, है ना, आसान। अब समझिएगा, क्वेश्चन लिखे, यदि बट जोड़ में, बट ज्वाइंट में, ज्वाइंट तथा यदि डबल कवर, यदि डबल कवर ट्रिपल रिवेटेड, यदि डबल कवर ट्रिपल रिवेटेड बट ज्वाइंट हो तो कर्तन सामर्थ्य होगा, कर्तन सामर्थ्य होगा। ए हो जाएगा आपका π/4 d² इंटू fs इंटू 4, बी हो जाएगा आपका DTFB इंटू 2, से क्या हो जाएगा π/4 d² इंटू fs इंटू 2, डी क्या हो जाएगा P - D इंटू T इंटू FT। क्या होगा, इधर देखिए पहले चुपचाप, बाद में लिखिएगा। बताइए क्या होगा, जब हम डी ऑप्शन लिख लेना तो इधर देखा करिए क्योंकि हम समझाएंगे क्या होगा इसमें। बताइए, एक डबल कवर और, अरे रुकिए, क्या होगा आपका, ऐसा हो जाएगा 2 2 2 3, क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा आपका, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, है ना, क्योंकि डबल कवर के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, और ट्रिपल रिवेट के लिए भी किससे गुणा कीजिए, 3 से गुणा। अब शुरू से समझिएगा, हम कह रहे हैं शियर स्ट्रेस, समझिएगा, शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है आपका π/4, यानी पीएस से डिनोट करते हैं इसे, π/4 d² इंटू fs, सिंपल सा ही होता है। लेकिन सिंगल रिवेटेड आ जाए, समझिएगा, लैप जोड़, लैप ज्वाइंट, कौन सा ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, पहला उसमें आ जाएगा सिंगल रिवेटेड, यानी रिवेट पंक्ति की संख्या 1 है, तो पीएस क्या हो जाएगा π/4 d² इंटू fs इंटू 1। दूसरा क्या हो जाएगा डबल रिवेटेड, तो क्या हो जाएगा पीएस π/4 d² इंटू fs इंटू 2।
ट्रिपल रिवेटेड के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल रिवेटेड क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू 3 हो जाएगा ना। ये रिवेट पंक्ति की संख्या बढ़ते जाएगा तो गुणा होता जाएगा। लेकिन ये तो लैप जोड़ में था ना, हम कहते हैं आपको बट जोड़ में, बट ज्वाइंट। वो भी बट ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है, सिंगल कवर और एक होता है आपका डबल कवर, है ना, डबल कवर। अब समझिएगा सिंगल कवर और डबल कवर में फिर आ जाएगा आपका रिवेट लाइन, दिख रहा है जी, रिवेट लाइन। यदि रिवेट पंक्ति की संख्या 1 हो, रिवेट पंक्ति की संख्या 1 हो तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू क्या हो जाएगा 1। कवर भी 1 है ना, कवर भी 1 है और पंक्ति भी 1 है, तो 1 से गुणा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसमें समझिएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू, भाई डबल कवर के लिए किससे गुणा करेंगे हम, 2 से। डबल कवर के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 से। और रिवेट लाइन तो मेरा 1 ही है। यदि रिवेट लाइन 2 हो गया तब क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू रिवेट लाइन कितनी है, 2। देखिए सिंगल कवर के लिए किससे गुणा करेंगे, 1 से। इसमें क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस, भाई डबल कवर है तो 2 से गुणा, डबल रिवेटेड है, डबल रिवेटेड है तो 2 से गुणा। यदि ट्रिपल रिवेटेड हो गया तब क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू, भाई सिंगल कवर के लिए 1 यानी ट्रिपल रिवेट के लिए 3 और कवर के लिए 1। इसमें क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू, भाई डबल कवर है ना 2, ट्रिपल रिवेट से 3 से गुणा, है ना। तो समझ आ गया शियर स्ट्रेंथ कैसे देखना है, कवर भी देखना है और नंबर ऑफ रिवेट लाइन देखना है, ठीक है। बट जोड़ में कवर, लैब में तो कवर लगता नहीं है, हम सिर्फ रिवेट लाइन जोड़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और समझिएगा आता है बियरिंग स्ट्रेंथ, क्या होता है बियरिंग स्ट्रेंथ, पीबी। पीबी क्या होता है, डी टी एफ बी या फिर 2T1 डी और एफ बी। इन दोनों में टी और 2T1 में जो कम रहेगा उसी को लेंगे, हम एक किसी को लेकर चल रहे हैं, उसमें नहीं हमको दिक्कत है। समझिएगा यदि सिंगल रिवेट हो, यदि सिंगल रिवेटेड हो तो क्या हो जाएगा, पीबी डी टी एफ बी गुणे 1 या फिर 2T1 डी और एफ बी गुणे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। यदि डबल रिवेट हो, यदि डबल रिवेट हो तो क्या होगा, पीबी डी टी एफ बी गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 या फिर 2T1 डी एफ बी गुणे 2। रिवेट पंक्तियों की संख्या बढ़ने से गुणा होता जाएगा, लेकिन कवर की संख्या बढ़ने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। कवर का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, सिर्फ सीयर में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, सिर्फ सीयर में। इसमें कवर बढ़ेगा या फिर हम लिख दें डबल कवर, डबल कवर ट्रिपल रिवेट, ट्रिपल रिवेट, तो पी बी क्या आ जाएगा, देखिए डी टी एफ बी सिर्फ 3 से गुणा होगा, वो कवर से कोई लेना देना नहीं होता है, कवर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और या फिर 2T1 डी एफ बी इंटू टी। अब पूछेगा, कह देगा हम जानते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, पूछेगा 2T1 डी इंटू एफ बी, T1 क्या है, T1 क्या है, कवर प्लेट की मोटाई, ऐसा पूछेगा, कहेगा T1 क्या है, तो T1 क्या है, कवर प्लेट की मोटाई। और पूछेगा D क्या है, नॉमिनल डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर कहीं लेते ही नहीं है भाई, ग्रॉस डायमीटर है। ऐसा गलती कैसे करेंगे आप, ये कौन सा डायमीटर है, ग्रास। देखेंगे अब जब न्यूमेरिकल लगाते थे पूरे फार्मूले में 1.5 से गुणा करके जोड़ के ही तो लगाते थे 1.5 2 से, तो कौन सा डायमीटर है, ग्रास। नॉमिनल डायमीटर बस एक ही जगह आता है, मिनिमम पिच में 2.5 डी, यही बस आता है नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। बाकी हर जगह डी आ गया, 1 2 जगह और आता है, लेकिन ये फेमस यही है। बाकी कहीं भी डी आ गया ना तो ग्रास डायमीटर ही होता है ना। और पूछ देगा कि एफ बी क्या है, एफ बी क्या है, कौन सा प्रतिबल है, बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। धारण सामर्थ्य निकाल रहे हैं तो धारण प्रतिबल, कर्तन सामर्थ्य निकालेंगे तो एफ एस क्या है, कर्तन प्रतिबल। तनन सामर्थ्य का फार्मूला क्या होता है, पी टी का मान, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ बी, इसका बस एक ही होगा, इसमें रिवेट बढ़ता जाएगा, एफ टी है ना। तो टी क्या हो जाएगा, एफ टी में टी क्या हो जाएगा,
तनन प्रतिबल है ना, Ft तनन प्रतिबल, Fs शियर यानी कर्तन प्रतिबल, Fb यानी बियरिंग यानी धारण प्रतिबल। तो इतना समझ आया। अब नोट कर लीजिए अपना लैंग्वेज में। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, चित्र में किस रिवेटिंग को दिखाया गया है। हम इतना पढ़ा देंगे आपको ना कि एक एक क्वेश्चन रट जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा माहौल बना कर रखिएगा। चित्र में किस रिवेटिंग को दिखाया गया है, और थोड़ा राइटिंग के लिए देखते रहिएगा। गया है, कहाँ चित्र भाई, यहाँ है, यहाँ है चित्र। किस रिवेटिंग को दिखाया गया है, पहला लिखेगा चैन रिवेटिंग, दूसरा होता है मेरा जिग जैग रिवेटिंग, बहुत अच्छा लगता है बोलने में, जिग जैग रिवेटिंग, हाँ टेढ़ा में। और होता है डायमंड रिवेटिंग, और नन ऑफ दिस। तो कौन सा है, कौन सा रिवेटिंग है, जिग जैग रिवेटिंग है। तो बहुत आसान है ना, जिग जैग रिवेटिंग। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इधर देखिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बताएंगे तो हम मानेंगे आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। भाई वह रेखा जिस पे रिवेट लगी रहते हैं उस, देखिए जब बल लगाना, बल के समांतर वह रेखा जिस पे रिवेट लगी रहते हैं उस रेखा को क्या कहते हैं, क्या होता है, रिवेट लाइन या फिर गेज लाइन, है ना। एक काल्पनिक रेखा होता है, ऐसा नहीं कि ज्वाइंट लगा तो वहाँ रेखा होगा, है ना। एक क्या होगा, एक काल्पनिक रेखा होगा। चलिए आप बताइएगा कि किसी एक रिवेट रेखा पर स्थित दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र बीच की दूरी क्या कहलाता है, पिच, है ना, पिच। और दो निकटतम रिवेट रेखाओं के दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र दूरी क्या कहलाता है, विषम पिच यानी P1, है ना। दो रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गेज डिस्टेंस या फिर गेज कहते हैं, गेज डिस्टेंस या फिर गेज कहते हैं। हो गया ना। प्लेट के किनारे से रिवेट के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, एज डिस्टेंस। और इधर के किनारे से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, इंड डिस्टेंस। एक प्लेट ही खत्म हो गया, है ना। तो वो होता है इंड डिस्टेंस, ये होता है एज डिस्टेंस, है ना। मिनिमम पिच कितना होता है, मिनिमम पिच कितना होता है, 2.5 डी क्या है आपका, नॉमिनल डायमीटर, है ना। मिनिमम पिच क्या होता है 2.5 डी क्या है आपका नॉमिनल डायमीटर। एज डिस्टेंस कितना होता है भाई, एज डिस्टेंस पूछ देगा या फिर एंड डिस्टेंस पूछ देगा। साड़ी से दिया रहता है, लेकिन समझिएगा यदि मशीन कट है, मशीन से बना है, ठीक है, मशीन से। एक होता है हैंड कट, तो एज डिस्टेंस होता है, मशीन के लिए होता है 1.5 डी और हैंड के लिए होता है 1.7 डी। इसका आने का चांस कम होता है, सब नहीं आता है, मिनिमम पिच आता है, ठीक है। तो कितना कम से कम रखेंगे, 1.5 डी। यदि मशीन कट है, हैंड कट है तो कितना मिलेगा, 1.7 डी। बिना समझ आया, रिवीजन हो रहा है कि नहीं। हम कहते हैं आपको चैन रिवेटिंग, समझिएगा। चैन रिवेटिंग में देख लीजिए भाई, चैन रिवेटिंग क्या होगा, सब एक दूसरे के समानांतर ही लगे रहेंगे। देखिए एक क्या हो गया आपका चैन रिवेटिंग, समझ रहे हैं। एक क्या इधर उधर लगे हुए हैं ना, और देखिए एक लाइन में ये हो गया आपका चैन रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग क्या होता है, डायमंड रिवेटिंग कभी भी हम इसको लैप में भी लगा सकते हैं, बट में भी लगा सकते हैं। इसको लैप में भी लगा सकते हैं और बट में भी लगा सकते हैं, लेकिन डायमंड रिवेटिंग को हमेशा कहाँ लगाते हैं, बट में। डायमंड को क्या लगाते हैं, बट में। और डायमंड रिवेटिंग क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। अब क्वेश्चन आएगा डायमंड रिवेटिंग क्या होता है, तो ये नहीं देगा कि सबसे मजबूत होता है, उसमें कहेगा कि इसकी दक्षता अधिक होती है। क्या देगा, इसकी दक्षता अधिक होती है, ठीक है। अब डायमंड रिवेटिंग देख लीजिए, ये हो गया आपका प्लेट, दो प्लेटों को बट से जोड़ दिए, एक क्या हो गया आपका कवर प्लेट, एक क्या हो गया आपका कवर प्लेट। किनारे पर 3 2 1 है कि नहीं, किनारे पर 3 2 1। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा रिवेट एक दूसरे के साइड में मिरर इमेज बनाता है, डायमंड रिवेटिंग। वो कहेगा वो कौन सा रिवेटिंग है जो किनारे की तरफ जाते जाते घटता है, लास्ट में सिर्फ एक बचता है, कौन सा रिवेटिंग है, डायमंड रिवेटिंग। समझ आ रहा है ना। तो यही सब क्वेश्चन आएंगे, नोट करिए इसको फटाक से। नहीं भाई आप इन लोगों का नोट्स में हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, अच्छा। अब समझिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, रात भर जाके इन किए हैं, देखें कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लायक। देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, अनविन सूत्र 6.05 √t में
टी क्या है, टी क्या है। ए हो जाएगा आपका अनविन फार्मूला है भाई, ए क्या हो जाएगा, पतली प्लेट की मोटाई, पतली प्लेट की मोटाई। बी क्या हो जाएगा, मोटी प्लेट की मोटाई, मोटी प्लेट की मोटाई। सी हो जाएगा आपका कोई भी, इन पतली भी हो सकता है और मोटी भी हो सकता है। लिखेंगे ए या बी, ठीक है। डी हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। इधर देखिएगा क्या होगा बताइए आप सोच के, 6.05 अंडर रूट टी में टी क्या होगा, पतली प्लेट की मोटाई की मोटी प्लेट की मोटाई। हमेशा नहीं, हमेशा क्या होता है, पतली प्लेट की मोटाई, क्योंकि फेल तो पतली ही वाला होना है। फेल कौन सा होगा आपका, पतला वाला। जैसे समझिएगा अनविन फार्मूला से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नॉमिनल डायामीटर। समझिए अब आपका MCQ बनाएगा नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया के लिए अनविन फार्मूला क्या होता है, तो ऑप्शन में मिलेगा 6.05 अंडर रूट टी, ये ऑप्शन में मिलेगा, है ना। और सिर्फ पूछेगा अनविन फार्मूला क्या होता है, तो ऑप्शन में 6.05 अंडर रूट टी। तो क्वेश्चन समझिए किस तरह, इस तरह नहीं डेल के वो इस तरह पूछ सकता है। तो क्या होता है नॉमिनल डायमीटर 6.05 अंडर रूट टी। अब टी जैसे देखिए एल आई पे ज्वाइंट हम बना रहे हैं, एक प्लेट इतना मोटा हो गया और दूसरा प्लेट इतना हो गया। इसको हम देखेंगे ऊपर से, प्लान देखेंगे तो कैसे दिखेगा, प्लेट की चौड़ाई तो समान है, बस मोटाई क्या है, अलग अलग है। प्लेट की चौड़ाई तो समान है, ये क्या हो गया आपका चौड़ाई, नहीं समझ आ रहा है तो देखिएगा इन प्लेट की चौड़ाई देखिए, इस कापी की चौड़ाई देखिए, चौड़ाई तो क्या है समान है लेकिन मोटाई समान है। इधर वाला मोटा ज़्यादा है कि नहीं, तो चौड़ाई तो समान है लेकिन मोटाई इसका अलग अलग है। अब बताइए जो सबसे पतला होगा इन दोनों में वही तो कमज़ोर होगा, जो पतला रहेगा वही क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और जो कमज़ोर होगा वही फेल हो जाएगा। तो उसी के सामर्थ्य, जोड़ का सामर्थ्य उसी के सामर्थ्य से निकालेंगे हम। तो टी क्या होता है, पतली प्लेट की मोटाई, ठीक है। क्या होगा, टी पतली प्लेट की मोटाई। इसी में क्वेश्चन बनाएगा एक, समझिएगा यदि दो प्लेट हैं जिनकी, नहीं हाँ लिखिए, जिनकी, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि दो प्लेट हैं जिनकी मोटाइयाँ 10 mm तथा 8 mm, 10 mm तथा 12 mm है। रिवेट का व्यास ज्ञात करिए, रिवेट व्यास ज्ञात कीजिए, रिवेट व्यास ज्ञात कीजिए। अब समझिए तो हम लगाएंगे कौन सा, रिवेट व्यास ज्ञात करिए। ऑप्शन कुछ दिया रहेगा वो, है कि नहीं, हम निकाल लेंगे अनविन फार्मूला से। अनविन फार्मूला क्या होता है, 6.05 अंडर रूट टी, 6.05 टी। कौन सा टी है भाई, पतली प्लेट लेंगे ना, पतली मोटाई, तो कितना हो जाएगा 10, निकाल लीजिए। अंडर रूट 10 गुणे 6.05 कितना हो जाएगा 19.13 mm। कितना आ जाएगा 19.13 mm। लेकिन 19 mm का रिवेट ही नहीं होता है, तो हम लगाएंगे, हम ऑप्शन मिलेगा आपको 20 mm का। कितने mm का ऑप्शन मिलेगा, 20 mm का। समझ आ रहा है। वो दो प्लेट मोटाई ना देकर सिर्फ एक ही प्लेट मोटाई दे देगा। यदि प्लेट की मोटाई 12 mm हो तो रिवेट व्यास ज्ञात करिए, हो तो रिवेट व्यास ज्ञात कीजिए। ये आएगा कन्फर्म है भाई, हम बता दे रहे हैं, रिवेट व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा 6.05 अंडर रूट टी, 6.05 अंडर रूट, प्लेट की मोटाई सिर्फ एक ही दिया तो रख देंगे हम 12 mm। तो अंडर रूट 12 गुणे 6.05 आ जाएगा 20.95। आपके ऑप्शन में 21 मिल जाएगा, 21 mm। ये समझ आ रहा है इतना, आ रहा है, नोट करिए तब इसको। लिखिए अगला क्वेश्चन, हेलो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए डबल कवर के लिए थिकनेस, कवर प्लेट की मोटाई, हाँ कवर प्लेट की मोटाई का सूत्र होता है, ये हो जाएगा 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई, टीपी लिख दे रहे हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट, है ना।
थिकनेस ऑफ प्लेट। बी क्या हो जाएगा 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ प्लेट। सी क्या हो जाएगा 1.25 गुणे थिकनेस ऑफ प्लेट, या डी हो जाएगा सिर्फ थिकनेस ऑफ प्लेट। भाई हम पूछ देंगे अगले क्वेश्चन में, या अभी अगले क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग को आंसर पता चल जाएगा। देखिएगा हम लोग बताइए इसमें क्या आंसर होगा। डबल सीयर में डबल कवर के लिए कवर प्लेट की मोटाई क्या होता है 5/8। क्या होगा आपका 5/8 है ना। अब देखिएगा वो क्वेश्चन इस तरह लिखेगा, वो लिखेगा डबल कवर बट ज्वाइंट, है ना। तो आप जान गए कि डबल कवर लगा हुआ तो बट ज्वाइंट ही है ना। या फिर समझिए क्या लिखेगा, वो लिखेगा डबल सीयर में, क्या लिखेगा वो डबल सीयर में कहेगा डबल सीयर के लिए कवर प्लेट की मोटाई कितनी होती है ना। ये कौन सा ज्वाइंट है आपका बट ज्वाइंट। समझिए इधर जैसे देखिए एक क्या हो गया, एक प्लेट की मोटाई और दूसरी क्या हो गया प्लेट की मोटाई। तो इसके आधार पर हमको कवर प्लेट चाहिए। इसके आधार पर हम क्या निकालते हैं कवर प्लेट कितना मोटी होगा, तो कितना होगा 5/8 गुणे प्लेट की मोटाई। हम कह दें यदि प्लेट की मोटाइयाँ अलग अलग मोटाई का हो तो कौन सा मोटाई लेंगे हम, कौन सा मोटाई लेंगे पतली प्लेट की मोटाई। हमेशा हर जगह किस प्लेट की मोटाई लेंगे पतली प्लेट की मोटाई। तो ऐसा भी तो लिख सकता है, क्वेश्चन देगा कि डबल सीयर के लिए डबल सीयर बट ज्वाइंट में कवर प्लेट की मोटाई यहाँ पे सिंगल कर दे रहे हैं क्योंकि डबल तो जान ही गए हैं, सिंगल कर दे रहे हैं। सिंगल सीयर बट ज्वाइंट में कवर प्लेट की मोटाई 1.25 गुणे टीपी होता है, यानी प्लेट की मोटाई होता है ना। तो टीपी क्या है ऐसा भी दे देगा, टीपी क्या है। ए कहेगा पतली प्लेट की मोटाई, बी क्या कहेगा, बी कहेगा मोटी प्लेट की मोटाई, सी क्या कहेगा बोथ, है ना। और डी क्या कहेगा जान गए नहीं नन ऑफ दीज। तो क्या होगा पतली प्लेट की मोटाई। अब ये कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। और देख रहे हैं किस तरह घुमा देगा, कहेगा डबल कवर के लिए प्लेट की मोटाई 5/8 टीपी होता है, तो टीपी क्या है ऐसा भी कर सकता है। तो देखिए दो क्वेश्चन हम बताएं कि यदि सिंगल प्लेट है, समझिएगा यदि सिर्फ सिंगल कवर रहेगा तो कवर प्लेट की मोटाई का फार्मूला क्या होता है 1.25 टीपी, है ना 1.25 टीपी। और यदि डबल कवर हो गया तब कवर प्लेट की मोटाई कितना होता है 5/8 गुणे टीपी, यानी थिकनेस ऑफ प्लेट। लेकिन 3/4 और टीपी क्या है, हाँ क्या होता है आपका जब आप वेल्ड करते हैं तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, याद करिए मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है राउंडेड एज है, क्या हो गया आपका राउंडेड एज, ठीक है। अब देखिए इसी पर है तो यहाँ कौन सा एज मिलेगा आपको राउंडेड एज। तो इसके लिए क्या होगा यस मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट क्या होगा 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई। किस प्लेट की मोटाई पतली प्लेट की मोटाई। इसमें भी दो मोटाइयाँ मिलेगी, एक इसकी मोटाई मिलेगा एक घसीट प्लेट की मोटाई मिलेगा। जो पतली रहेगा उसी को हम रख देंगे, है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्क्वायर एज के लिए ये तो राउंडेड एज के लिए हो गया, स्क्वायर एज के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5, यही ना होता है थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5। नोट करिए इसको, लिखिए क्वेश्चन। हेलो क्वेश्चन लिखिएगा चित्र में किस ज्वाइंट को दिखाया गया है। देखते हैं किसने लोगों को याद है ज्वाइंट को दिखाया गया है। ऐसे देखिए दिखाया गया है, यहाँ वेल्ड कर देंगे, ठीक है। यह क्या होगा आपका सिंगल जे बट ज्वाइंट। दूसरा जगह सिंगल बेवेल जे ज्वाइंट बेवेल बट ज्वाइंट, सिंगल बेवेल बट ज्वाइंट। थर्ड हो जाएगा आपका सिंगल भी
बट ज्वाइंट, सिंगल यू बट ज्वाइंट। बताइए तो, सिंगल यू कर ए यू की तरह दिख रहा है वहाँ, दिया। ए क्या है आपका भाई? जब यू भी नहीं, जे भी नहीं दिख रहा है, भी नहीं दिख रहा है, यू भी नहीं दिख रहा है, तो बेबेल होगा ना। कौन सा होगा आपका? बेबेल होगा। कौन सा होगा? सिंगल बेबेल। बेबेल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, सिंगल बेबेल बट ज्वाइंट। अब समझिए इधर, अब इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए। अब क्या होता है कि हम पढ़ेंगे वेल्ड ज्वाइंट। इधर पहले मेरे पास से देखिए, वेल्ड चैप्टर खत्म, क्या पढ़ेंगे हम? वेल्ड ज्वाइंट। हेलो देखिए इधर, जब दो प्लेटों को, समझिएगा, एक दूसरे, वेल्ड ज्वाइंट दो प्रकार के होते हैं, बट और होता है आपका फिलेट। क्या होते हैं आपके? फिलेट। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के, यहीं चलेगा, यहीं। अब समझिएगा वेल्ड कितने प्रकार का होगा? वेल्ड कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। पहला क्या होगा? बट वेल्ड, और दूसरा क्या होगा आपका? फिलेट वेल्ड। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फिलेट वेल्ड। बट वेल्ड क्या होगा? जब दो प्लेटों को एक ही समतल में रखकर वेल्ड करेंगे तो उसे कहेंगे हम बट वेल्ड। जैसा बट रिवेट ज्वाइंट था। अब जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फिलेट वेल्ड। अब ये बट वेल्ड ना दो प्रकार के होते हैं। क्या होगा? इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन बट वेल्ड। ठीक है, बट वेल्ड। हिंदी क्या होगा? अपूर्ण धसन बट जोड़, अपूर्ण धसन बट वेल्ड। दूसरा होगा आपका कंप्लीट पेनेट्रेशन बट वेल्ड, है कि नहीं? क्या होगा आपका? बट वेल्ड, यानी पूर्ण धसन बट ज्वाइंट। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये दोनों डिपेंड किस पे करेंगे? एज पर, यानी किनारा इसका कैसा है। यानी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड कैसे हम पता करेंगे, या कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। यानी जब वेल्ड मटेरियल हेलो समझिए, जब वेल्ड मटेरियल ना, जब हम वेल्ड करेंगे, यदि वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई में नहीं पहुंचता है, देखिए वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई में पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, तो उसे कहेंगे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। और जब वेल्ड मटेरियल मान लीजिए पूरी गहराई में पहुंच गया तो उसे कहेंगे कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। जैसे देखिएगा इनकम्प्लीट कैसे पता चलेगा? जैसे हम कहेंगे सिंगल भी। और देखिए सिंगल भी कैसे होगा भाई? ये हुआ आपका सिंगल भी। जब वेल्ड ऊपर से वेल्डिंग करेंगे तो इतना ही ये पहुंच पाएगा, ठीक है, पूरा पहुंच नहीं पाएगा, तो इनकम्प्लीट। आपका आएगा सिंगल यू। क्या आएगा आपका? सिंगल यू। देखिए इस तरह मिलेगा, यू बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया आपका? यू बन गया। तो वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद आएगा आपका सिंगल जे। दिख रहा है? देखिए सिंगल जे किस तरह मिलेगा आपको? इस तरह मिलेगा, जे बन गया ना, एक क्या हो गया आपका? सिंगल जे। उसके बाद मिलेगा आपका सिंगल बेवेल। सिंगल बेवेल तो आपको समझ ही आ रहा है ना? सिंगल बेवेल क्या हो जाएगा? कट जाएगा, किनारे से ए कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका सिंगल बेवेल। तो इसमें वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक नहीं जा पाता है। इसमें क्या होता है? वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक चला जाता है। इसमें आता है पहला डबल भी। क्या आ जाएगा आपका? सिंगल भी था, अब हो जाएगा आपका डबल भी। तो जो वेल्ड करने वाला मटेरियल आएगा ना, दोनों तरफ से कट जाएगा। देखिए दोनों तरफ भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछेगा कि डबल भी में कौन सा वेल्ड होता है, तो कहेंगे आप कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। कहेगा कि डबल भी में क्या वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक जाती है, तो आप कहेंगे हाँ जाती है कि नहीं? इधर से वेल्ड कर देंगे और उधर से भी। उसके बाद आएगा आपका डबल यू। अब डबल यू में इधर से बनाएगा, इधर से बनाएगा, डबल यू में इधर से बनाएगा और इधर से बनाएगा, वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई में चला जाएगा। आ जाएगा आपका डबल जे। क्या आ जाएगा आपका? डबल जे में एक तरफ से इधर आएगा और दूसरे तरफ से इस तरह हो जाएगा। हो गया कि नहीं? क्या हो गया आपका? डबल जे। समझ आ रहा है अभिषेक? अब डबल बेवेल दिख रहा है? अब डबल बेवेल में क्या हो जाएगा? एक तो सीधा ही रहेगा और एक इधर से भी कट जाएगा और इधर से भी कट जाएगा। वेल्डिंग दोनों तरफ कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से वेल्ड। तो आपको समझ आया? वेल्ड, ये दो मेंबर को एक दूसरे से सटा के जब वेल्ड करते हैं तो उसे वेल्ड ज्वाइंट कहते हैं। वेल्ड ज्वाइंट कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जैसे मेरा रिवेट ज्वाइंट था, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के एक ही तल में रखकर वेल्डिंग करते हैं तो उसे बट वेल्ड कहते हैं। बट वेल्ड दो प्रकार के, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। जब वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक नहीं जा पाता है तो उसे क्या कहते हैं?
इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, है ना। और जब वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, है ना, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। सिंगल सिंगल। एक इसी तरह एक और आता है स्क्वायर एज, इसको अलग रखते हैं, स्क्वायर एज, ठीक है। ऐसा प्लेन रहता है, ठीक है, एक ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसको सिंगल डबल नहीं कहते हैं, सिर्फ क्या है स्क्वायर एज। तो फिगर बना के दे देगा कौन सा एज है, तो आप कहेंगे स्क्वायर एज, ठीक है। ठीक, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। अब बट ये बताइए, अब बट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर, फिगर नहीं जान जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा सिंगल जे में क्या होता है, क्या कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है ना। कितना होता है वो हम आगे देखेंगे। अगला लिखिएगा कि वह वेल्ड जो बल लगने के समांतर होता है, हेलो, समांतर होता है, कहलाता है। यानी वह वेल्ड जो बल लगाने के समानांतर लगता है उसे क्या कहते हैं, समझिएगा। उसे कहते हैं हम लोग, बताइए तो, उसे कहते हैं हम लोग, देखिए ए बल लग गया, अरे क्यों हम बता रहे हैं भाई अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड। बी क्या होगा, अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड, अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड। सी क्या होगा, ए या बी, ए एंड बी यानी दोनों। डी क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्या होगा बताइए तो, देखिए चुपचाप, क्या होगा आपका, अनुप्रस्थ नहीं, क्या होगा आपका अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड। अब समझिएगा, हेलो इधर देखिए, वेल्ड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड। बोलिए भाई, फिलेट वेल्ड कितने प्रकार के, कई प्रकार के। बट वेल्ड तो अभी हम देखे ना पीछे, बट तो देखे ही है, कंप्लीट पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अब बट वेल्ड, फिलेट देखिएगा, फिलेट वेल्ड किसे कहते हैं, जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख करके जोड़ेंगे तो उसे कहेंगे हम फिलेट। इसे हम लैप भी कहते हैं, रिवेट की तरह, है ना। तो देखिए इस तरह जोड़ देंगे एक दूसरे के ऊपर, तब भी रख दिए, ऐसा 90 अंश पर रख दिए हम, तब भी रख दिए। ये कितने प्रकार का होता है समझिएगा। पहला होता है बल लगाने के अनुसार, क्या होता है, बल लगाने के अनुसार, बल लगाने के दिशा के अनुसार। इसमें होता है अनुदैर्ध्य, होता है अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड जो ऑप्शन में है, और होता है मेरा दूसरा अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड। क्या होता है, अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड। देखिएगा ए लग गया आपका वेल्ड, है कि नहीं, इधर क्या लग गया आपका, फोर्स लग गया। अब समझिए, यानी समझिए ए क्यों लिखना भाई, ए क्या हो गया, यहाँ 2 प्लेट रख दिए, किनारे किनारे चारों तरफ क्या किया, वेल्ड। समझ लीजिए ना, टाइम तो दे रहे हैं लिखने का। अब देखिए रख दिए ना, किनारे किनारे वेल्ड करेंगे हम, तो देखिएगा, और दीजिए कैलकुलेटर। अब देखिए ऐसा ही फिगर बना है ना। अब कहाँ वेल्ड करेंगे, यहीं तो वेल्ड करेंगे, इसको प्लान में इसी तरह दिखेगा, ठीक है। वेल्ड करिए, जब यहाँ वेल्ड कर दिए तो जो बल के समानांतर लगा है, ये फोर्स इधर लगा, इसके समानांतर यही दोनों तो है, तो इसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड। ये क्या होता है आपका, अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड। और बल लगाने के, क्वेश्चन देखा, बल लगाने के लंबवत दिशा में, इसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड। क्लियर हुआ। एक क्या हुआ, अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड, और क्या हुआ का, अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरा होता है स्थिति के आधार पे, दूसरा क्या होता है, स्थिति के आधार पे। स्थिति के आधार पे समझिएगा, स्थिति के आधार पर समझ लेते हैं। चलिए समझिएगा। अब समझिएगा स्थिति के आधार मेरा होता है ऊर्ध्वाधर फिलेट वेल्ड। हेलो, ऊर्ध्वाधर फिलेट वेल्ड क्या होता है आपका, ऊर्ध्वाधर फिलेट वेल्ड। इधर देखिए, यानी देखिए ये मान लीजिए एक प्लेट है, यहाँ एक स्थिति के आधार पे है ना, पोजीशन के आधार पे, यहाँ एक और प्लेट जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको, इन दोनों को क्या करेंगे, हम एक वेल्ड लगाएंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे, वेल्ड। तो ऊर्ध्वाधर है ना, फिगर नहीं अच्छे से बन पाया है, ये क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर है, तो हो गया आपका ऊर्ध्वाधर फिलेट वेल्ड। दूसरा होता है मेरा क्षैतिज फिलेट वेल्ड। क्या होगा मेरा, क्षैतिज फिलेट वेल्ड, है ना। क्षैतिज फिलेट वेल्ड क्या होगा, अब भाई यहाँ एक जोड़ना पड़ेगा, यहाँ प्लेट जोड़ना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे हम, फिलेट वेल्ड लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका क्षैतिज फिलेट वेल्ड। या फिर यहाँ भी तो वेल्ड करेंगे, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका क्षैतिज फिलेट वेल्ड। एक होता है आपका
थर्ड होगा आपका कॉर्नर फिलेट वेल्ड। कॉर्नर फिलेट वेल्ड यानी जो फिलेट वेल्ड कोना पे लगाते हैं। देखिए ये जो प्लेट है काफ़ी लंबा दूरी के आते हैं, वेल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, प्लेट से सटा के, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कॉर्नर फिलेट वेल्ड। जैसे कि एक कैसे बनाया है देखिएगा, एक देखिए एक प्लेट ए हो गया, दूसरा प्लेट ए हो गया, तो यहाँ कहाँ प्लेट वेल्डिंग करेंगे, यहाँ करेंगे, तो कॉर्नर क्या होगा, हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड, है कि नहीं। क्या हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड। यहाँ वेल्ड करेंगे हॉरिजेंटल, लेकिन ऐसे करके कोने पर फिलेट वाले वेल्ड करेंगे तो क्या होगा आपका कॉर्नर फिलेट वेल्ड। क्या होगा आपका कॉर्नर फिलेट वेल्ड। ये 3 प्रकार का हो गया। अगला होता है मेरा लेग लेंथ के आधार पर। अभी हम बताएंगे लेग लेंथ क्या होता है। लेग लेंथ के आधार पर दिख रहा है भाई, लेग लेंथ के आधार पर। अब समझिएगा इसको हम बना रहे हैं। देखिए इसको एक प्लेट हो गया, इसके ऊपर एक प्लेट रख दिया, और ये दोनों देखिएगा ये दोनों प्लेट की मोटाइयाँ समान है, तो यही तो बिल्डिंग करेंगे, है कि नहीं। कहाँ वेल्ड करेंगे, यहाँ वेल्ड करेंगे। समझिएगा यदि दोनों लंबाइयाँ L1 हो गया, ये हो गया आपका L2, यदि L1 और L2 बराबर है तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इक्वल लेग लेंथ। क्या कहेंगे, इक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड। दोनों की लेग लेंथ बराबर है तो उसे कहेंगे इक्वल फिलेट लेग लेंथ। और समझिएगा एक क्या हो गया आपका L1 हो गया, और एक क्या हो गया आपका L2 हो गया। तो L1 और L2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे अनइक्वल फिलेट वेल्ड, है ना। तो लेग लेंथ के आधार पर फिलेट वेल्ड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अभी हम समझेंगे लेग लेंथ क्या होता है। समझिए एक अगला आता है मेरा, एक आता है लेग लेंथ, समझ लेते हैं। ये देखिएगा, या फिर इसको अलग ही क्वेश्चन में समझेंगे। इतना लिख लीजिए, लिखिए इतना।